और इस वक्त बड़ी खबर तेलंगाना के जिले यादाद्री में है, जहां पर एयरफोर्स का ट्रेनी तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। आपको बता दें कि तैयारे ने हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। तैयारा यादाद्री के भोंगेर में हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया। हादसे में ट्रेनी पायलट जख्मी हो गया है। पायलट को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकामी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भयानक यह हादसा है। ट्रेनी तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। वस्ती कश्मीर में जिला बडगाम के छत्रगाम इलाके में एक इनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इनमें लश्कर तैयबा का कमांडर और इंतहाई मतलूब मिलिटेंट नवेद जाट भी शामिल है। पाकिस्तानी शहरी नवेद कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस था। मारूफ सहाफी शुजात बुखारी के कत्ल में भी नवेद मुलविस था। वो कई शहरियों पर हमलों, बैंक लूटने और दहशतगर्दी से जुड़ी कई कार्रवाइयों में मुलविस था। पुलिस ने नवेद की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। एक हफ्ते का जो अरसा है वो जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। वो लोग जो बहुत बड़ी किलिंग्स में शामिल थे, अवाम में से सिविलियंस को उठा के किसी पे इन्फॉर्मर का इल्जाम लगाना, किसी को किसी और नाम दे के मारना, नौजवान बच्चों को शहीद करना, मारना, जो उठा करके गोलियों से और गला काट के मारना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो शामिल लोग थे वो इस हफ्ते के अंदर सारे के सारे न्यूट्रलाइज हुए। आज का जो इनकाउंटर पिछली रात का रहा, इसमें भी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। नवीद जाट अकेला अगर मिलिटेंट देखें जो इस वक्त जो उसका लेवल था जहां पर, तो ही वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडर्स ऑफ लश्कर तौबा, और जहां पर लश्कर को पूरी को लीड कर रहा था। और अलग अलग जगहों पे, खासतौर पे साउथ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर के अंदर उसके जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था, बड़ी तादाद में सिविलियंस की कैजुअलिटी, पुलिस वालों को मारना, पोलिंग पार्टीज के ऊपर अटैक करना, बैंक रॉबरी में हिस्सा लेना और अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट मॉड्यूल्स को तैयार करना, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो शामिल है। मुल्तान का रहने वाला था। 2012 में इधर जम्मू कश्मीर में उसको लॉन्च किया गया था। 14 में पकड़ा गया था, जेल में रहा। फरवरी 18 में जेल से भाग गया और जेल से भागने के बाद भी वही मिलिटेंट कार्रवाइयाँ उसने जारी रखी। न सिर्फ मिलिटेंट कार्रवाइयाँ खुद जारी रखी, बल्कि और ग्रुप्स जो थे लश्कर तौबा के, उनको प्रमोट किया और उनके जरिए से अलग अलग जगहों पे पुलिस और सिविलियंस के ऊपर अटैक करवाए। तो मैं जो समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो किस्म का लोगों के लिए खौफ था, हरास करने वाला एक इंसान था जो लोगों को बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा रहा था, जहाँ की सिविल सोसाइटी को और एजेंसीज को। उसके जाने से जहाँ जो अमन अमान का माहौल है उसमें बेहतरी आएगी। The army, along with the police and CRPF, has been able to neutralize 2 terrorists. One of them is Naveed Jatt. Naveed Jatt is the same terrorist who had broken away and run away from the jail in Srinagar in February, and he was also believed to be involved in the killing of Sujat Bukhari. Today, the security forces have been able to neutralize him. Of course, he had got a lot of traction because of the social media where he used to come very often. Otherwise, he's like any other terrorist, a foreign terrorist, which we are always happy to neutralize. आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी का आज संग बुनियाद रखा जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इस कॉरिडोर का संग बुनियाद रखेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए हिंदुस्तान की जानिब से हरसिमरत कौर बादल, हरदीप सिंह पुरी और नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इस तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर के बाद सिख ज़ायरीन पाकिस्तान में अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकेंगे। तो करतारपुर कॉरिडोर खुलने से उम्मीद की जा रही थी कि दोनों मुल्कों के बीच बातचीत की राह भी हमवार होगी। ताहम वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ मुमकिन नहीं है।
Bilateral dialogue and Kartarpur corridor are two different things. I'm very happy that for the last 20 years, rather many years, Government of India has been asking for this Kartarpur corridor, and for the first time, Pakistan responded positively to this. But that doesn't mean that the bilateral dialogue will start only on this. The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. The moment Pakistan stops terrorist activities in India, the dialogue can start. But the dialogue is not connected with only Kartarpur corridor. तो अब बात मध्य प्रदेश इंतखाबी जंग की करेंगे। आज मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के तहत तो वोटिंग हो रही। सुबह 8 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। लोगों में काफी जोशो खरोश दिख रहा है। हालांकि सुबह के वक्त ईवीएम मशीनों में कुछ गड़बड़ी की खबर जरूर आई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन फौरन मुतहरिक हुआ और उसने फौरन इस मसले को एक तरह से हल किया। लेकिन अगर 2018 असेंबली इंतखाबात की हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 230 सीटें कुल हैं, जिस पर तमाम पार्टियों के ने बढ़ चढ़कर एक तरह से मेहनत की है, एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि किसी तरह से बीजेपी की अगर बात करें तो यहां पर 15 साल से बीजेपी इख्तिदार में है। शिवराज सिंह चौहान अपना इख्तिदार, अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और शिवराज सिंह जो बड़े लीडरान बीजेपी के हैं, उन्होंने एक तरह से इंतखाबी मुहिम का वो लोग हिस्सा बने। और इसी तरह से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में राहुल गांधी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जैसे बड़े लीडरों ने इंतखाबी मुहिम कांग्रेस की तरफ से चलाई। इस बार इंतखाबात कई मानों में बहुत अहम है, क्योंकि अगर 2013 की तस्वीर हम उठाकर देखते हैं और नताइज पर नजर डालते हैं तो बीजेपी 165 सीटों पर जीत कर आई थी, कांग्रेस ने 58 सीटें जीती थी, बीएसपी को 4 और अदर्स को 3 सीटें मिली थी। इस बार नतीजा क्या कुछ होगा, क्या कुछ अहम फैक्टर होंगे, लोगों के जहन में आखिर क्या कुछ चल रहा है, मध्य प्रदेश के वोटर्स के जहनों में कि आखिर किस तरह की सरकार लानी है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान नवीन कुमार जिंदल जी नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार जिंदल जी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मध्य प्रदेश के चुनाव को कैसे देखते हैं नवीन जी? आज पोलिंग हो रही है और लोगों में बड़ा उत्साह दिख रहा है मध्य प्रदेश के वोटर्स में। अबू भाई, ये तो लोकतंत्र का उत्सव है। बिल्कुल। और इस लोकतंत्र के उत्सव में निश्चित तौर पर सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। और देश के विकास, राज्य के विकास, देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, हर गरीब अमीर हर नागरिक का स्वाभिमान सम्मान, और उसके लिए साथ साथ देश में एक खुशहाली आए, उसके लिए लोकतंत्र का उत्सव होता है। और इसमें जो लोग राजनीतिक दल हिस्सा लेते हैं उनका सबका स्वागत करना चाहिए, और जो कहीं भी लोकतंत्र के उत्सव में शामिल नहीं होते उनको मैं लोकतांत्रिक मानता ही नहीं हूँ। तो मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश में इस बार बढ़ चढ़ करके लोग आ रहे हैं और अभी शाम तक और भी इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पर हम तो आश्वस्त हैं कि विकास के लिए मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः विद्यमान करेगी और विकास होगा। आज के समय में, चुनाव के समय में बहुत अधिक कुछ बोलना उचित नहीं है, इसलिए नहीं कहना चाहता हूं। बस इतना ही कहूंगा कि देश में विकास के लिए जो पार्टी काम कर रही है उनके साथ राज्य की, देश की जनता जुड़ी है, और राज्य का विकास केंद्र के साथ मिलकर के जो पिछले 4 वर्षों में हुआ, ये निरंतर आगे जारी रहना चाहिए। बिल्कुल नवीन जी, आपने बात तो विकास की, लेकिन मध्य प्रदेश में जो पार्टियां, खासतौर से अगर हम बीजेपी या कांग्रेस की बात कर लें, विकास के मुद्दे पर यह इलेक्शन शुरू तो हुआ था नवीन जी, पूरी ईमानदारी से बताइएगा, लेकिन आखिरी दिन में आते आते विकास का पता ही नहीं चला कि विकास चला कहां गया है। पूरा ये जो इलेक्शन है वो राम मंदिर की तरफ मुड़ गया, इसके अलावा जो दूसरे इश्यूज थे उनकी तरफ पूरा ये मुड़ गया और विकास का कहीं पता नहीं चला। आखिर ऐसा क्यों? बड़ी सरलता से अब्बू भाई, आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा पूछ लिया।
वैसे तो इसके लिए दोषी वो लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और जैसे कि आपने सवाल पूछा, आपका भी जवाब देना है, और उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी जवाब देना पड़ा जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने इसकी शुरुआत की। हमने कब कहा था कि कोई आप हमसे ये कहें कि मोदी जी की जात ये है, मोदी जी की अमित शाह की जात ये है, या उमा भारती की जात ये है, उनको अधिकार नहीं है भगवान श्री राम के बारे में बात करने के लिए? हमने कहा था क्या? सीपी जोशी हमारे नेता नहीं, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे राजस्थान में। उन्होंने कहा और उनसे कहलवाया गया तभी कहा। दूसरा, हमने कहा क्या कमलनाथ जी को कि आप बंद कमरे में मीटिंग करो, उसका वीडियो निकाल करके वायरल करो, दुनिया जहां को बताओ, और कहो कि मुसलमानों के साथ कुछ बैठ करके मीटिंग करो, और ये कहो कि भाई सत्ता में आएंगे हम, आप निश्चिंत रहें, हमें वोट दीजिए 90% आएंगे, उसके बाद आरएसएस और हिंदुओं को देख लेंगे, उनसे निपट लेंगे। ये हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा। क्या राजबब्बर जी को हमने थोड़ी कहा था? कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उन्होंने कहा कि जितने नक्सली हैं वो जो है क्रांतिकारी हैं, उनको फ्रीडम फाइटर बताना शुरू कर दिया। तो जब ये बातें आएंगी, या हमने राहुल गांधी जी को नहीं कहा था कि आप अपना गोत्र बताओ, और गोत्र बताओगे तो सच बताओ ना भाई। गोत्र निकलेगा तो दादा के तो वंश है उसके अंदर, तभी तो वो उनका वंश चला है। लेकिन दादा को निपटा दिया बीच में से, उनके नाम को लेने में आपत्ति है क्योंकि उनका नाम फिरोज जहांगीर खान है, इसलिए उनको लेते हुए उनको पीड़ा होती है, तो इसलिए उनका नाम नहीं लेंगे। और उनका नाम अपने इतिहास, अब कुछ भी करोगे अपने दादा का नाम अपने नाम से नहीं मिटा सकते आप। लेकिन आपने उनका वंश के नाम से उनका नाम हटा दिया, दाएं बाएं लेफ्ट राइट करते हुए आप अपना वंश बदलते हुए ऊपर चले गए, पंडित ब्राह्मण बता दिया। हमने तो नहीं पूछा था ना। जब ये बातें वो करेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान करने के लिए हमने नहीं कहा था, जब वो ऐसा कहेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और लेकिन नवीन जी, विकास के मुद्दे से तो बीजेपी भी हटी, के गरीबों के लिए काम कर रहा है। नवीन कुमार जी, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं उस विकास के मुद्दे से तो बीजेपी भी हट गई। आखिरी दिनों में बीजेपी ने भी अली और बजरंगबली की सियासत की। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अब इसका मैंने कहा ना अबू भाई, आपने ज्वलंत मुद्दा है, इसी का जवाब दे रहा हूं मैं। जब जवाब देंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें बताना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कांग्रेस के नेता और बार बार कहें साहब उनको तो अली पर विश्वास है क्योंकि बाकी सबको हम बाद में निपट लेंगे, तो भैया होगा, अच्छी बात है, तुम्हारा है, हमारा बजरंगबली पे सब। हम तो कहते हैं सब भगवान, सबके सब में एक ही रूप है। भगवान को आप जिस मर्जी से पूजा पद्धति अलग हो सकती है, भगवान तो एक ही है ना। इस सृष्टि का रचयिता तो एक ही है ना। तो आप उस सृष्टि के रचयिता का अपमान कैसे कर सकते हैं? उसको रूप अलग अलग हो सकता है, आप उस रूप में जाते हैं। और भगवान श्री राम के बारे में भी मंदिर वाले में बहुत स्पष्ट है भाई। ये देखिए, बड़ा एक मैं आज आपके माध्यम से बता दूं, उस समय होगा कि बार बार कहते 4 वर्ष में बीजेपी सरकार ने किया क्या, आई राम मंदिर बनाने के लिए किया क्या? मैं आपको बताता हूं क्या किया। जब सरकार केंद्र में आई नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की, तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में 7 साल से वो केस पेंडिंग है जिसको हाई कोर्ट इलाहाबाद में डिसीजन आने के बाद चैलेंज किया गया था। उसकी सुनवाई इसलिए शुरू नहीं हुई कि उसके 18,000 से ज्यादा दस्तावेज जो उर्दू और हिंदी में थे उनको ट्रांसलेट करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना था, और वो यूपी गवर्नमेंट ने जमा कराना था। तो यूपी गवर्नमेंट से जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जल्दी अपील सुनने की बात करी, एक दूसरी पिटीशन डाली, तब उन्होंने लेकिन नवीन कुमार जी, इन 4 सालों का जवाब आपसे आपके ही लोग पूछ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में। उन्होंने नवीन कुमार जी, इन 4 सालों का जवाब, इन 4 सालों का जवाब आपसे शिवसेना मांग रही है, आपसे वीएचपी मांग रही है, आपसे आरएसएस मांग रही है, आपके साधु संत मांग रहे हैं 4 सालों का जवाब। मैं आपके माध्यम से अबू भाई, वही मैं आपके माध्यम से, ऐसा नहीं कि मैं जवाब दे रहा हूं तो इसमें मैंने ये कहा कि शिवसेना या फिर वीएचपी या जो और कोई लोग हैं वो अपने कान बंद कर ले या टीवी चैनल को म्यूट कर ले, वो ना सुने, वो भी सुने, सबके लिए है। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से जब वो दस्तावेज ट्रांसलेट करने की बात की गई, उनको जमा कराने थे, अखिलेश यादव जी ने ट्रांसलेट ही नहीं कराया, पूरा ट्रम्प निकल गया। ट्रांसलेट जो कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमा कराने थे, उन्होंने जमा ही नहीं किए। जब योगी जी की सरकार आई, उनको जमा कराने में, उनको ट्रांसलेट कराने में 1 साल लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी दस्तावेज, उसके अंदर बिंदु की भी, एक पॉइंट की भी गलती हो तो उसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, उसकी कई बार स्क्रूटनी होती है। उसको कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया 2017 में। उसके बाद जब सुनवाई शुरू होने लगी और जब लगा कांग्रेस को कि सुनवाई शुरू हो रही है, तो कपिल सिब्बल
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चोला पहन करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि 2019 से पहले सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जब जज सुनवाई करने लगते हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग ले आते हैं। मेरा कहना है कि इन किन प्रकरण किस प्रकार से रोकने की कोशिश करी और सारा का सारा ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया भाजपा के ऊपर, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी आपके पास आते हैं। नवीन जी आपके पास आते हैं। इस वक्त मारिया शकील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं CNN की। मारिया शकील, न्यूज़ 18 उर्दू में आपको हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। आज मध्य प्रदेश में क्योंकि पोलिंग हो रही है, किस तरह से इस चुनाव को आप देखती हैं? क्योंकि ठीक मध्य प्रदेश के जो रिजल्ट आएंगे या इन जो स्टेट्स असेंबली के जो चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद फिर 2019 का चुनाव नजदीक है। कैसे इस चुनाव को देखा जाए? आई थिंक ये जो 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा स्टेक कांग्रेस का है, क्योंकि अगर कांग्रेस इसमें से 5 में से 2 स्टेट नहीं रिटेन कर पाती है, राजस्थान क्यों देखा जा रहा है कि कांग्रेस को, क्योंकि ये स्विंग स्टेट है जो हमेशा 5 साल एक सरकार एक पार्टी को देता है, दूसरे 5 साल किसी और पार्टी को देता है। तो अगर ये कांग्रेस नहीं जीत पाती है, उसके अलावा कोई एक और स्टेट नहीं जीत पाती है, तो शायद वो ऑपोजिशन पार्टीज को यूनाइट नहीं कर पाएगी। 2019 का चुनाव उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। राहुल गांधी के लीडरशिप पे क्वेश्चन किया जाएगा। जो रीजनल पार्टीज हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव, ये लोग सब राहुल गांधी के लीडरशिप को क्वेश्चन करेंगे। ये बोलेंगे कि अगर आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं या कांग्रेस अपने अलायंस को देख रही है, अलायंस पार्टनर्स को देख रही है डिफरेंट स्टेट्स में, तो उन लोगों को स्पेस सीड करना पड़ेगा। कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती जाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूं कि इसका सबसे बड़ा असर कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, वो हम जमीन पर थे, हम वहां पर मंदसौर, उज्जैन, इंदौर और भोपाल के इलाकों में हमने इलेक्शन कवर किया है, और वहां पर एक ये सेंटिमेंट जरूर है, लोग बोलते हैं बदलाव, लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार को बदल दो, क्योंकि ये भी लोग बोलते हैं कि ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस का सबसे बड़ा फेलियर इस इलेक्शन में अभी तक ये देखा जा रहा है कि वो एक अगर मंदसौर 2017 जून में हुआ था, उसके बाद से एक फार्मर इशू को कंसोलिडेट करने के लिए, फार्मर एंगर को कंसोलिडेट करने के लिए कोई हार्दिक पटेल जैसा फिगर इमर्ज नहीं करवा पाई। अगर वो पार्टी न्यूट्रल कोई एक नेता इमर्ज कर जाता तो क्या पता सारे लोग उनके पीछे लग जाते, कंसोलिडेशन होता, वो नहीं था। 2017 मंदसौर के बाद 3 क्रॉप्स आए हैं, और ये 3 क्रॉप्स ने वो सारे जो डिफरेंसेस थे, जो भावांतर में जो नाराजगी थी, वो सब आयन आउट हो चुकी है। जो किसान, जो नाराजगी मैंने गुजरात में देखी थी, उस तरह की किसानों में नाराजगी मैंने मध्य प्रदेश में नहीं देखी है। तो ये कहना कि रूरल डिस्ट्रेस मध्य प्रदेश में है, मैं उस इशू से और मैं उस असेसमेंट से अग्री नहीं करती हूं। मुझे हमेशा ये लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो रूरल डिस्ट्रेस में आउटलायर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान कभी सड़क पे नहीं उतरे हैं। जिस तरह से हम लोग ने महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सारे स्टेट्स में किसानों का आंदोलन देखा है। मंदसौर में, यूपी में, मध्य प्रदेश में पहली बार 2017 में इस तरह का किसानों का आंदोलन दिखा है। उससे पहले कभी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों है कि उसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट क्यों माना जा रहा है? इसलिए माना जा रहा है कि अगर वो जेन्युइन एंगर होता, तो शायद अगर वो किसान इतने नाराज होते तो वो उनकी नाराजगी 1 साल 1.5 साल में नहीं खत्म होती, लेकिन अब वो नाराजगी नहीं दिख रही है जमीन पर। बिल्कुल। मारिया शकील, इस चुनाव की अगर हम बात करें, खासतौर से मध्य प्रदेश पर अगर हम फोकस करें, तो रीजनल इश्यूज होते हैं। जाहिर सी बात, इस असेंबली का चुनाव है और इसमें रीजनल इश्यूज पर ही फोकस करना चाहिए। लेकिन जो बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी की हम बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, रीजनल इश्यूज को छोड़कर नेशनल इश्यूज पर ज्यादा फोकस किया। क्या ये एक फैक्टर है 2019 का? जी, मैंने ना प्रधानमंत्री की इंदौर में एक रैली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था बीजेपी ने, मैंने वो अटेंड किया। प्रधानमंत्री का ये कहना था, नरेंद्र मोदी जी का, उनका कहना था कि शिवराज सिंह चौहान को कुल 4.5 साल, लगभग 5 साल काम करने का मौका मिला। सवाल उठेगा कैसे, वो 15 साल से राज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये उन्होंने कहा कि 10 साल पहले, 5 साल से जो 10 साल पहले वाला वक्फा था, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर तो जरूर थे, लेकिन दिल्ली में सरकार
यूपीए की थी, तो वो हमेशा कुछ भी अगर प्रपोजल भेजते थे तो यूपीए सरकार जो कांग्रेस की थी वो उस प्रपोजल्स को रोक देती थी। तो इसलिए एक सेंटर और स्टेट में नहीं सेम सरकार होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है। उसी तरह से उन्होंने बोला कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान यहां पे लड़ रहे थे, उस तरह से मैं जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो मुझे भी उसी तरह के चैलेंजेस को महसूस मैं भी कर रहा था। अब उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन से ग्रोथ होगा, क्योंकि सरकार जो केंद्र में है वही सेम सरकार स्टेट में रहेगी और इसकी वजह से एक नया डेवलपमेंट मैप बनेगा मध्य प्रदेश का। क्या इस इलेक्शन में लोकल इश्यूज इंपॉर्टेंट है? वेल, मुझे लगता है कि है, क्योंकि हर चुनाव जो स्टेट का होता है लोकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बीजेपी ने कोशिश किया है एक नैरेटिव बिल्ड करने का ऑन ग्राउंड, पर्टिकुलरली जमीन पर, कि ये 15 साल की शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी, ये डर लोगों में हो जाना चाहिए कि उससे पहले मध्य प्रदेश क्या था, क्योंकि जो पहले मध्य प्रदेश था वो बीमारू स्टेट में था। अभी मध्य प्रदेश 15 साल में बीमारू स्टेट से बाहर निकल चुका है। डेवलपमेंट जो है वो अब जमीन पे दिख रहा है, सड़कें दिख रही हैं। अब वो सबसे बड़ा मुद्दा जो जमीन पे ये दिख रहा है, पर्टिकुलरली मालवा बेल्ट में, जो किसानों का बेल्ट है। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जिस तरह से बिहार है, लेकिन इस लैंडलॉक्ड स्टेट के बावजूद होने के जो क्रॉप पैटर्न है और जो सरकार ने काम किया है, उसके वजह से मध्य प्रदेश का किसान लगभग खुश है और वो खुशी शायद दिख रही है। जब लोग बदलाव की बात करते हैं, हम बार बार इस बात को एम्फसाइज करेंगे, वो चेंज की बात करके व्यवस्था बदलने की कुछ बात करते हैं। व्यवस्था का मतलब शिवराज सिंह चौहान के जो आसपास के ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ मंत्री हैं, वो 15 साल से वहीं पे टिके हुए हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान आगे सोचना चाह रहे हैं, रीइन्वेंट नहीं करेंगे, तो शायद मध्य प्रदेश वहीं पे रुक जाएगा और वो व्यवस्था लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम यंग वोटर्स से हमने उज्जैन में बात की, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 2 लड़कियों से हमारी बातचीत हुई, उनका यह कहना था कि मोदी जी सारे प्रपोजल्स अप्रूव करते हैं, उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान सारे प्रपोजल्स अप्रूव करते हैं, जो रुक जाते हैं वो एमएलए के लेवल पर। तो शायद एंटी इनकम्बेंसी की जो हम बात कर रहे हैं वो एंटी इनकम्बेंसी किसी एमएलए के अगेंस्ट में होगी। इसीलिए बीजेपी ने करीब 1/3 अपने एमएलएस को इस बार रिप्लेस किया है और वही वो स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने गुजरात में पहले दोहराई है, वही स्ट्रैटेजी है जो यहां पर दिल्ली में लोकल बॉडी इलेक्शंस में दोहराई है, क्योंकि उनको लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी है वो शायद लोकल नेता के अगेंस्ट में हो, लोकल एमएलए के अगेंस्ट में हो। जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, वो एक पॉपुलर नेता है, वो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल, लेकिन मारिया शकील, क्या ऐसा नहीं लगता है कि 2013 चुनाव हम देखें और उसके बाद 2018 के चुनाव, 2013 में बीजेपी पूरी तरह से मध्य प्रदेश में डिपेंड थी शिवराज सिंह चौहान पर, लेकिन 2018 में आपको नहीं लग रहा है कि फोकस ज्यादा नरेंद्र मोदी पर था मध्य प्रदेश में? नहीं, इनफैक्ट हम आपसे डिसएग्री करेंगे। ग्राउंड पर ये माहौल ये है कि ये चुनाव शिवराज का चुनाव है, ये चुनाव स्टेट का चुनाव है और ज्यादातर लोग शिवराज सिंह चौहान के काम की बात कर रहे हैं। वहां पर अगर मेक इन इंडिया की भी बात होती है तो वो शिवराज सिंह चौहान से रिलेट करते हैं। मामा जी बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, तो वो पॉपुलैरिटी का इशू उनके बारे में नहीं है। और जहां तक नरेंद्र मोदी इज ये फैक्टर इतना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वेल, जो दिल्ली का चुनाव होगा शायद 2019 में, जब मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होगा, तब शायद वो बोला जा सकता है कि ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है। लेकिन ये जो चुनाव अभी मध्य प्रदेश में है वो शिवराज सिंह चौहान के लिए लोग वोट करेंगे। बिल्कुल मारिया, लेकिन अगर मेन फैक्टर्स की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर आपकी नजर में हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आते हैं? क्योंकि इस बार भी मध्य प्रदेश में गुजरात की तरह से ही मैं कुछ यहां की पॉलिटिकल तस्वीर देख रहा हूं इस चुनाव की, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव शुरू एक तरह से डेवलपमेंट और तरक्की के नाम पर हुए थे, लेकिन चुनाव करीब आते आते वो कहीं ना कहीं एक तरह से डेवलपमेंट और विकास का जो मुद्दा था वो बिखर गया और पोलराइजेशन, आखिर में अली और बजरंगबली वाली ही सियासत हुई। पोलराइजेशन अब वो हम अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि रिडक्शनिस्ट हिंदुइज्म की जो हम बात करते हैं कि और हिंदू असर्शन की बात करते हैं वो दिखता है। क्या पोलराइजेशन होगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जो मुसलमानों की तादाद है बहुत ही लिमिटेड है
और वो लगभग शिवराज सिंह चौहान से नाखुश नहीं है, और इसलिए शायद वो क्या कांग्रेस की तरफ हमेशा रहे हैं ज्यादातर, तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान की तरफ आना वो आएंगे ये भी जरूरी नहीं है। और ना ही शायद कांग्रेस ये बीजेपी भी चाहती है या कोशिश कर रही है कि उनको मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी या मुसलमानों का वोट मिले। इंपॉर्टेंट इश्यूज की जहां तक बात करते हैं, आप मालवा में जरूर किसानों का जो मुद्दा है वो है कि उनको एमएसपी कैसा रेट है, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंट जो सब्जियां हैं या उस पर उनको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लगता है। उसके अलावा भावांतर अगेन आई एम सीइंग दैट एज अ गेम चेंजर फॉर शिवराज सिंह चौहान। फ्लैट भावांतर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया था इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले, और उसकी वजह से मंडियों में काफी ज्यादा जोश दिख रहा है। सोयाबीन और गार्लिक के जो फार्मर्स हैं वो काफी एक्साइटेड हैं और बहुत ही पॉजिटिवली बात करते हैं उनके अगेंस्ट में, उनके फेवर में। और अगर दूसरे बेल्ट में आप देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जनरल सेंटिमेंट्स ये है कि जाएं तो किधर जाएं। अगर वो शिवराज सिंह चौहान से नाराज हैं, नाराजगी तो नहीं, हम बोलेंगे कि अगर थोड़े रूठे हुए हैं शायद, तो जाएं तो किधर जाएं। क्योंकि अगर आप वहां पे नौजवानों से बात करिएगा खास करके, तो वहां पर से एक ये सेंटिमेंट जरूर है कि ठीक है, हम बहुत फैशनेबल होता है वर्ड बदलाव करेंगे तो किधर जाइएगा, बदलाव का मतलब राहुल गांधी होता है, तो उनका रिएक्शन होता है नहीं राहुल गांधी तो नहीं, क्योंकि जहां तक काम का सवाल है, हम अभी भी उसी नेता को देखते हैं कि जो काम करता है, और हम लोगों के लिए दिल्ली में नरेंद्र मोदी काम करता है और स्टेट में शिवराज सिंह चौहान काम करते हैं। तो जहां तक इशू का सवाल है, मालवा बेल्ट में हमने बार बार किसानों का इशू देखा। हिंदू सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोगों ने बार बार उज्जैन में महाकाल टेम्पल के आसपास बार बार इस बात को दोहराया कि अभी तक राम टेम्पल क्यों नहीं बना है। तो शायद 11 से जब विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू होगी तो हमने शायद उसमें भी कुछ मूवमेंट देखेंगे, लेकिन राम टेम्पल का मुद्दा हमको मध्य प्रदेश में भी जरूर दिखा। बिल्कुल, हिंदू सेंटिमेंट्स की जहां तक आपने बात की, और शायद यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस ने भी, मारिया शकील, कांग्रेस ने भी, बीजेपी तो मुसलमानों को एक तरह से बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने भी अगर देखिए मध्य प्रदेश में मुसलमानों को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है एक तरह से। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अभी चैलेंज है आफ्टर जो एंटनी कमेटी रिपोर्ट में आया है कि इंक्रीजिंगली एक सेंटिमेंट्स बनता जा रहा है कि कांग्रेस शायद मुसलमानों की पार्टी है, तो वो मुसलमानों को भी अपने से दूर कर रहे हैं, और शायद ये कोशिश करते हुए कि राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने गुजरात में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में वो टेम्पल्स की यात्रा कर रहे हैं, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व अब हम नहीं बोलेंगे इसको, ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये ओवर द टॉप हिंदुत्व है। ये रीचिंग आउट हो रहा है क्लियर अंडरस्टैंडिंग से कि हम लोगों को भी, आप देखिए, हिंदू कंसोलिडेशन ना हो एक बीजेपी के तरफ, और वो कास्ट लाइंस में अगर डिवीजन होता है तो इट्स ऑलवेज एडवांटेज द कांग्रेस पार्टी। लेकिन कास्ट लाइंस पर क्या वोट होगा, या फिर हिंदू सेंटिमेंट्स एक अम्ब्रेला सेंटिमेंट बन करके आएगा, जब कास्ट फॉल्ट लाइंस जो हम लोग की हैं, जो जातियों पर जो बिखरे हुए लोग हैं, वो शायद अपने आप को हिंदू की तरह सोचने लगेंगे, जिस तरह से हम लोग ने जो 2014 के चुनाव में देखा था। अगर वो उस तरह का माहौल बनेगा तो शायद फिर से एडवांटेज बीजेपी होगा। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि अभी जो सेंटिमेंट है वो हिंदू सेंटिमेंट जरूर पैल्पेबल है, बहुत ही ज्यादा रेजोनेट करता है ग्राउंड पर। इनफैक्ट उज्जैन महाकाल के बाहर हमने किसी से मुलाकात की, उनका कहना था कि राहुल गांधी अपना गोत्र बताएं। मैं कौशिक गोत्र का हूं, उन्होंने अपने बारे में कहा, और राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आप अपना गोत्र बताइए, तो मुझे वही बात याद आई जो संबित पात्रा ने पहले कहा था कि राहुल गांधी अपना गोत्र बताएं। तो शायद वो सेंटिमेंट जमीन पर दिख रहा है, तो इसलिए बीजेपी ने उसको इशू बनाया है जरूर। लेकिन जहां तक इसका सवाल है कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, जरूर कुछ नहीं किया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर वो अपने आप को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सबसे बड़ा ये लग रहा है कि जो ट्राइबल वोट था उनका, जो औरतों का वोट था, विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अगर वो ही उनके साथ ड्रिफ्ट होती जा रही है, अलग होती जा रही है, तो उनको शायद अपने आप को सेक्युलर पार्टी नहीं दिखाने की जरूरत है। अब उनको ये दिखाने की जरूरत है कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हमारा जो इंटरप्रिटेशन हिंदुइज्म का है
वो बीजेपी के मुताबिक नहीं है, वो हम लोग ओवर द टॉप हिंदुइज्म नहीं करते हैं। लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता है अबू हमको ये बोलने की जरूरत है ये सॉफ्ट हिंदुत्व है, क्योंकि ये सॉफ्ट हिंदुत्व तो जरूरी दिखता नहीं है, ये ओवर द टॉप हिंदुत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। मारिया शकील, हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार जिंदल भी जुड़े हुए हैं, यही सवाल अब उनसे भी कर लेते हैं। नवीन, क्या लगता है कि जो एजेंडा, जो रूट बीजेपी का था, अब वही रास्ता कांग्रेस ने भी अपनाया है? राहुल गांधी को भी अब मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है। तो वैसे तो अबू भाई ये कांग्रेस को बताना चाहिए, लेकिन मरियम जी ने बड़े विस्तार से इसकी व्याख्या की है और मैं सुन रहा था। और मैं ये मान लूँ अगर मैं कि मैं भाजपा का प्रवक्ता होने से पहले समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो सही विश्लेषण यही था और जो उन्होंने किया वो बिल्कुल आईना दिखाया। कांग्रेस के लोग यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी या देश में भी अगर आप विकास की बात नहीं करोगे और आपने विकास नहीं किया, आज भी आप सकारात्मक राजनीति ना करके नकारात्मक राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पे ये होगा, लोग उनको नकारेंगे। और उसके बाद भी अगर आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हो तो हिंदुत्व बनने के लिए, हिंदुत्व एक संस्कृति है, उसका काम तो करना पड़ेगा ना। आप हिंदू और हिंदुत्व के अंदर अंतर को भी नहीं समझ रहे हैं। एक तरफ आप सॉफ्ट हिंदू बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप अपने साथियों के साथ कट्टर मुस्लिम बनना चाहते हैं, तीसरी तरफ आप तेलंगाना में एक नया पत्र जारी कर करके आप कैथोलिक क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। आप बनना क्या चाहते हैं, कांग्रेस अभी डिसाइड नहीं कर पाई है। अभी तक कहा जाता था कांग्रेस कंफ्यूज है, मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह फ्यूज है। उसके बाद न विजन है, न नेतृत्व है, न नेता है, ना ही उसके पास सोच है, ना ही उनके पास जिस गठबंधन की बात करते हैं बार बार आने के लिए, उस गठबंधन की एक सोच भी नहीं है कि उस गठबंधन का कोई अर्थ नहीं है। उसका क्या कहना चाहते हैं, पूरा गठबंधन मिलकर किस पर बात करेगा? विकास की बात कर रहा है गठबंधन? नहीं, गठबंधन एक ही बात कर रहा है कि मोदी को हराना है। उसने ये नहीं कहा कि वो विकास कैसे करेंगे, वो देश के अंदर क्या लेकर के आएंगे, देश के बारे में उनकी सोच क्या है, इसको गठबंधन नहीं बताना चाह रहा। गठबंधन बताना चाह रहा है कि हम मोदी को। मारिया शकील, क्या इस पर आप कुछ रिएक्शन देंगे, क्योंकि हमें कमर्शियल ब्रेक पर भी जाना है। ये लोग जी, नवीन जी बात पूरी होगी जी। जी अब उस सवाल एक बार फिर से प्लीज। जी मैं ये कह रहा था कि आप नवीन जी को सुन रही थी और नवीन जी का यही कहने का एक तरह से मतलब यही था कि भाई विकास और डेवलपमेंट की बात तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी नहीं कर रही है। अगर कांग्रेस पर ये इल्जाम लगाते हैं तो बीजेपी भी विकास के नाम पर सीधे सीधे कहां लड़ रही? मैदान में तो विकास के नाम पर बीजेपी भी नजर नहीं आती है। विकास पे पूछिए, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। अबू भाई मुझे समय देना विकास पे बात करने के लिए। नहीं बिल्कुल हम आते हैं। नहीं, विकास की बात नहीं, विकास की बात तो बीजेपी भी नहीं कर रही है, तो हम मानेंगे। लेकिन जहां तक जमीन पर जो दिख रहा है अबू, हम बार बार ये बोलते हैं क्योंकि हम मध्य प्रदेश का हम दौरा करके आए हैं, फिर भी हम ये बोलेंगे कि बीजेपी को ये लगता है कि जो उनका काम है वो काम के ग्राउंड पर वोट मांग रहे हैं। ऑफकोर्स रिलीजन सेंटिमेंट है, हिंदुत्व सेंटिमेंट है, लेकिन उनको बार बार ये भी कहना पड़ रहा है कि देखो हमने 15 साल में काम किया है। पहले मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट था, अब वो बीमारू स्टेट नहीं है। जिस तरह से काम जहां पे फार्मर्स का इशू है, भावांतर का इशू है, ये हम लोगों ने किसानों के लिए किया है। ये सोयाबीन का आज का रेट है, जो पहले मिलता था उससे आज का रेट ये है। जो डिफरेंट फैक्ट्रीज बनी है जहां पर वहां पर ये हो रहा है काम, ITI जो बना है वहां पर ये पढ़ाई जारी। तो ये बीजेपी का काम है, इसीलिए वो बोल सकते हैं कि हम एक और सेंटिमेंट को देखें। हिंदू सेंटिमेंट रहेगा, लेकिन क्योंकि ये इनकम्बेंट पार्टी है जो 15 साल से सरकार में है, उनको अपने आप को डिफेंड करना ज्यादा चैलेंज है। बिल्कुल एक हवा के ग्राउंड पर वो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका काम दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो लोग नाराज होकर के बोलेंगे कि नहीं आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि हम अब इसी पर हम गए थे महू भीमराव अंबेडकर का गांव है, वहां पर हम लोगों ने एक दलित लड़के से बात की और हम इम्प्रॉम्प्टू मिले, वहीं पर हम गांव में जा रहे थे। वो दलित लड़के ने मुझे अपना घर दिखाया और बोला ये प्रधानमंत्री विकास योजना में बनी है। मुझे ये कहना है कि शायद प्रधानमंत्री विकास योजना अगर मुझे वो दिखा रहा है और वो बोल रहा है कि 1.5 साल में ये घर बना है, तो शायद ये सब जो स्कीम्स हैं वो उस ग्राउंड पे दिख रही हैं। और अगर काम की वजह से है तो हिंदू सेंटिमेंट्स शायद कंसोलिडेट करके पोजीशन अच्छा कर देगा शिवराज का। लेकिन अगर वो काम नहीं किए होते 15 साल तो वो बार बार नहीं आ सकते थे।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का काम लोगों को एक तरह से दिख रहा है और जमीन पर एक तरह से हकीकत नजर आ रही है। छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ